हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ और किस लिए कूलम्ब्स लॉ को हमको स्टडी करना है, हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई घर पर रहकर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ की जरूरत क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने आपको चार प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने जाना था कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। यानी कि अगर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रेपेल कर रहे होंगे, जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन तो हमको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज से पता चल गई कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज से हमको ये पता चल गया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, इसको बताने के लिए एक लॉ है और जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, और इस लॉ को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके स्टेटमेंट से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम, कूलम्ब्स लॉ। और what is the statement of Coulomb's law? So it states that the force of attraction or repulsion between two point charges is always directly proportional to the magnitude of point charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या है स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो कि एक डिस्टेंस R पर रखे गए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, यह फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। F is directly proportional to Q1, F is directly proportional to Q2, and F is inversely proportional to R square, where F is the electrostatic force working between these forces। अब जब इन तीनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो यहां पर एक नया स्टेटमेंट बन सकता है, F is proportional to
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो कूलम्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हियर K is a constant of proportionality. जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतनी होती है। यहां पर K जो होता है, K की वैल्यू हमको ऐसा बाद में पता चला कि K इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये किसी मीडियम की परमिटिविटी को बताता है। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। वैक्यूम की परमिटिविटी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि ये फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल से जब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि इसको हम कूलम्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो ये जो फॉर्म है कूलम्स लॉ का, इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ जो है वो दो तरीके का है, वेक्टर और स्केलर। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है वो कैसा है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस लॉ का यूज करते हुए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता लगा सकते हैं, और ये दोनों चीजें जो है निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जानना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब देखिए, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अभी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। ये क्या हर कंडीशंस में एप्लीकेबल है, या फिर कुछ ही कंडीशंस में कूलम्स लॉ जो है हमारा एप्लीकेबल है? कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएंगे तो हमेशा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के, यानी कि फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। स्केलर फॉर्म को हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, कूलम्स लॉ हर कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ हमेशा स्टैटिक चार्जेस पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन स्टैटिक चार्जेस ओनली। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके लिए जरूरी ये है कि कोई एक चार्ज जो है वो स्टैटिक हो। एक कोई चार्ज अगर स्टैटिक है तभी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इसीलिए जो हम चार्ज का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यहां पर क्या होना चाहिए? वो स्टैटिक चार्ज होना चाहिए।
इनमें से एक चार्ज अगर मूव कर रहा होगा तो भी वहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज मूव भी कर रहा हो, लेकिन कम से कम एक चार्ज जो है स्टैटिक होना चाहिए, तभी वहां पर ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि इट वर्क्स ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। जब भी हमको पॉइंट चार्जेस की हम बात करेंगे तभी हम कूलम्स लॉ को वहां पर यूज कर सकते हैं। बल्कि चार्जेस के लिए, किसी बड़े चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए, मान लीजिए कोई ये स्फीयर, इस स्फीयर के लिए हम यहां पर नहीं कह सकते कि यहां पर हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये जो है हमने स्टेटमेंट जब लिखी थी तो उसमें आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है वो वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा दूर चले जाते हो इस चार्ज से, इस चार्ज बॉडी से, तो ये बॉडी आपको कैसी दिखाई देगी, एक पॉइंट चार्ज की तरीके से महसूस होगी। तो इसलिए यहां पर जो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम इसकी लिमिटेशंस को हम किस तरीके से लिखेंगे, इट वर्क्स ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने स्केलर फॉर्म में तो जान लिया कि कूलम्स लॉ क्या है, अब वेक्टर फॉर्म में जानेंगे कि कूलम्स लॉ कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कूलम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, किन्हीं दो पॉइंट्स A और B पे सिचुएटेड हैं। मान लेते हैं कि ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो लोकेशन है इसको हम R1 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि पॉइंट चार्ज Q2 की जो लोकेशन है उसको हम R2 वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमको ये पता है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। अगर वेक्टर फॉर्म में इसे देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसे दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो a to b और दूसरा जो डायरेक्शन है वो b to a। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से जो क्या हो जाएगी, वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F12, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड, और ये हो गया आपका सेकंड फोर्स जो कि सेकंड चार्ज की वजह से इसके ऊपर लग रहा है, इसको हम F21 वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट तो हमारी कूलम्स लॉ की सेम रहेगी। क्या है स्टेटमेंट? यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है सेकंड चार्ज के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी है, F12 वेक्टर। क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में इसको डिनोट करना है तो हम यहां पर वेक्टर का साइन भी बना देते हैं, F12 वेक्टर। स्टेटमेंट क्या कहती है कि K इज इक्वल F1 इज इक्वल्स टू F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, तो किसी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और यहां पर जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं R12 कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर R12 कैप की वैल्यू कितनी होगी, तो R12 वेक्टर जो होगा यहां पर हमको R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट A से B की तरफ AB वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोगों को क्लास 11 का पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है,
अगर हम ए बी वेक्टर की बात करें तो फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी कि OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। और OB वेक्टर यहां पर क्या है, OB वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर है और OA वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है, तो माइनस R1 वेक्टर, यानी कि यहां पर R12 वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड से उसी वेक्टर के डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का मॉड। और ये जो वैल्यू है इस डिस्टेंस की वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, इस डिस्टेंस को बता रहा है, यानी कि R12 कैप इज इक्वल्स टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R। तो इस चीज को हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये जो हमारा वेक्टर यहां पर निकल के आया, ये क्या है, ये हमारा फोर्स है। फोर्स जो है वो किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये तो हो गया कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज भी तो फोर्स लगाएगा फर्स्ट चार्ज के ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हमने लिख रखा है F12 वेक्टर, यहाँ पर F12 लिखा है, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारा जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कहां से कहां जा रहे हैं, R2 से R1 पर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर R12 वेक्टर ले थे, यहाँ पर R21 कैप ले लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो R21 कैप इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेक्टर। फाइनल कहां से कहां पे हम जा रहे हैं, R2 से R1 पे जा रहे हैं, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये मॉड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, R के इक्वल। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R, which is also equal to F21 vector and K Q1 Q2 by R cube dot R1 vector minus R2 vector। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लिख देते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड में अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर F21 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, इसके इक्वल हो गए। और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ये F21 के इक्वल है, तो हम यहां पर इसलिए ये भी कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर। तो हमको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से वेक्टर फॉर्म तो पता चल गया कि कूलम्ब्स लॉ का क्या है, और इक्वेशन थर्ड से हमको एक और जानकारी मिल जाती है, और वो जानकारी क्या है कि ये जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, और ये माइनस साइन उनके डायरेक्शन को बताता है, जो कि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर ऑलवेज equal in magnitude and opposite in direction।
तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने किया अभी। 2 पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहां पर हमने फर्स्ट जो हमारा चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर यहां पर r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय r2 वेक्टर। ठीक है, किसी पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो कि ओरिजिन है। अब यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों की डायरेक्शन जो है, यहां पर जो फोर्स लगाएगा इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसकी अलग डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी अलग डायरेक्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि F = k q1 q2 by r²। यहां पर हम r12 वेक्टर जो है, क्यों यहां पर r12 लिया गया है और क्यों यहां पर r21 लिया गया है, इसकी समझ लेते हैं। पहली बार जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर हमको जो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में A से B की तरफ जाना है, और सेकंड केस में हमको क्या करना है, B से A की तरफ जाना है। तो दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों केस में इसके यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमको उसके मैग्नीट्यूड में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमको उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर r12 कैप इसकी वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। अब r12 कैप जो है वो किसके इक्वल आ गया, r2 माइनस r1 अपॉन r। यहां पर r2 माइनस r1 वेक्टर से क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, AB वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर यहां पर हमने किया और इसकी वैल्यू को यहां पर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। उसका मैग्नीट्यूड इनके डिस्टेंस के इक्वल होगा, इसलिए मॉड r2 माइनस r1 की वैल्यू r के इक्वल ही आ जाएगी। चाहे इस डायरेक्शन से हम डिस्टेंस मेजर करें या फिर इस डायरेक्शन से डिस्टेंस मेजर करें, इसका मैग्नीट्यूड तो r ही रहेगा, इसलिए हमने इसकी जगह पे r लिख लिया। अब उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया, जो कि किसके इक्वल आ जाती है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 by r3 r2 माइनस r1 वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद उसी तरीके से सिमिलरली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखेंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, F21 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 by r3 r1 माइनस r2 वेक्टर। अब यहाँ पे r1 माइनस r2 वेक्टर से हम क्या कर देते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको इक्वेशन फर्स्ट से जो F12 की वैल्यू मिल रही थी वही F21 की वैल्यू मिल जाती है, बस यहाँ पर एक माइनस का अंतर है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया। अब ये जो माइनस का साइन है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।